नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका हमारे किसानों पर कितना असर होगा, राजस्थान के किसानों को इससे कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर के कितनी बड़ी चुनौती हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, चीनी का कारोबार चाहे वो राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर का इलाका हो या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, इसका कारोबार कितना प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा गेहूं और मक्के का कारोबार, मोटे तौर पर खेती किसानी के लिए ये युद्ध कितना बड़ा चैलेंज लेकर के आ रहा है। और इस बड़े चैलेंज को समझने के लिए आप यूं समझिए कि हमारे कारोबार के दो प्रमुख रूट इस युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। पहला रूट जो कारोबार हमारा अरब सागर से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, गल्फ के रास्ते से होकर के, जो अरब सागर के रास्ते से होकर आगे जाता है, पहला वो। और दूसरा जो रेड सी और सुएज कैनाल के जरिए जो कारोबार होता है वो। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें और यहां से जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, खेती किसानी से जुड़े आंकड़ों की तरफ बात करेंगे तो बासमती चावल का भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 80% एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होता है। इसके अलावा नॉन बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है, मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं, चाय यूएई, ईरान, इराक को हमारी जितनी भी चाय एक्सपोर्ट होती है उसका 41% यूएई, ईरान और इराक को एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा मीट और विशेष तौर से जो भैंस का मीट होता है, बफेलो मीट होता है, वो 70% इसी रास्ते से एक्सपोर्ट होता है। वेस्ट एशिया के साथ अगर भारत के टोटल कारोबार को अगर देखा जाए तो 180 बिलियन डॉलर सालाना व्यापार होता है जो इस ईरान युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा है। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईरान युद्ध के चलते हमारा सबसे ज्यादा ध्यान पेट्रोल, डीजल और गैस के सप्लाई पर है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसानों के लिए कितना बड़ा चैलेंज दरवाजे पर दस्तक देने वाला है अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया। सबसे प्रमुख पॉइंट किसानों के लिए है फर्टिलाइजर और यूरिया की सप्लाई। भारत बहुत बड़े स्तर पर, बड़ी तादाद में फर्टिलाइजर और यूरिया का इंपोर्ट करता है, जिसमें यूरिया 25 से 30% तक हम आयात करते हैं। विशेष तौर से सऊदी, कतर और ओमान के रास्ते से आयात करते हैं। डीएपी जो फास्फेट है वो 55 से 60% तक हम आयात पर निर्भर है। एमओपी पोटाश 100% हम आयात पर निर्भर है। ऐसे में जब हम मोटे तौर पर फर्टिलाइजर और यूरिया इंपोर्ट करके दूसरे देशों से मंगा करके हमारे किसानों को सप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस रूट से अगर कारोबार प्रभावित होता है, और एक आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के अंदर जितना भी फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार होता है, 20% दुनिया के टोटल फर्टिलाइजर का कारोबार इसी अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होता है। उसका जो ओरिजिन है कारोबार का 20% वो अरब सागर है। अगर अकेले यूरिया की बात करें, टोटल फर्टिलाइजर की नहीं करें और अकेले यूरिया की बात करें तो 46% यूरिया जो एक्सपोर्ट होता है उसका ओरिजिन अरब सागर है। जाहिर सी बात है अरब सागर से निकला हुआ माल भारत तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा नहीं पहुंच सकता है। अब जाहिर सी बात है अगर यूरिया सही से सप्लाई नहीं होता है, फर्टिलाइजर सप्लाई नहीं होता है तो इसका असर हमारे दूसरे कारोबार पर भी पड़ेगा। हाँ, यूरिया सप्लाई पर तुरंत इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सप्लाई का फ्लो टूटता है तो आने वाले समय में शॉर्टेज की या तो समस्या रहेगी या फिर हर इलाके में कम कम सप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी कीमतें भी मोटे तौर पर मार्केट में बढ़ चुकी हैं क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है, जो शिपमेंट है वो दूसरे रास्तों से होकर के जाती है। समुद्री एरिया के अंदर जो शिपमेंट होती है उसके जो बीमा होते हैं, उसके जो इंश्योरेंस होते हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाती है। लंबा रूट होने से उसकी खपत बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से भी माल ढोने की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मोटे तौर पर इस समय फर्टिलाइजर की ग्लोबल मार्केट में 8 से 12% तक कीमतें बढ़ी है। हाँ, ये सही है कि भारत में सीधे तौर पर कीमतें नहीं बढ़ी क्योंकि भारत के अंदर फर्टिलाइजर सप्लाई मोटे तौर पर सरकार की ओर से सब्सिडी पर निर्भर करता है। इसके अलावा एक ये पड़ेगा कि जो उसकी कीमतें हैं, एमआरपी है, वो फिलहाल भले ही स्टेबल है सब्सिडी की वजह से, लेकिन आने वाले समय में उन एमआरपी पर भी इंपैक्ट हो सकता है। ब्लैक मार्केटिंग का रिस्क बढ़ सकता है। सप्लाई जो लाइन है वो टूटने का असर हो सकता है कुछ राज्यों के अंदर। और सरकार के ऊपर, अगर ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर और यूरिया महंगा होता है तो सरकार के ऊपर सब्सिडी बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा अगर किसानों को पुरानी रेट पर सप्लाई करनी है। और इस समय भी भारत सरकार देश के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है किसानों को फर्टिलाइजर और यूरिया पर सब्सिडी देने के मामले में। अगर ये कीमतें बढ़ती हैं, सरकार या तो अपने कोटे से भरपाई करेगी, कीमतें बढ़ेगी तो फिर किसान उन फसलों की ओर जाएंगे जिसमें कम खाद की जरूरत रहती है। ऐसे में जरूरी फसलों की किल्लत मार्केट के अंदर पैदा हो सकती है। अगर ईरान युद्ध के बाद में जो कार्गो है,
जो डेटा कार्गो का जो डेटा है कि एग्रीकल्चर से जुड़े कार्गो समुद्री रास्तों में कहां कहां पर है, उस चार्ट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि इसका असर आने वाले समय में इस फर्टिलाइजर और यूरिया की सप्लाई पर पड़ेगा। यूरिया, सल्फर और अमोनिया ये हम मोटे तौर पर सऊदी, कतर, ओमान और यूएई से मंगाते हैं। हर साल जो ये जो मैं डेटा की बात कर रहा हूं, जो कार्गो डेटा है युद्ध के बाद में, उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो ऐसा लगता है कि हर महीने दुनिया के बाजार में 3 से 4 मेट्रिक टन कम फर्टिलाइजर की सप्लाई होगी। भारत के अंदर औसतन सालाना 30 से 35 मेट्रिक टन की खपत है। अगर 3 से 4 मेट्रिक टन हर महीने बाजार के अंदर कम जा रहा है तो 7-8 महीने में आप औसत दुनिया के बाजार में उतनी कम फर्टिलाइजर की सप्लाई मान सकते हैं जितनी भारत पूरे साल के अंदर फर्टिलाइजर की खपत करता है। राजस्थान के अंदर हर साल 2.5 से 3 मेट्रिक टन की खपत होती है और इसके अंदर भी जो मोटे तौर पर जिन फसलों के लिए फर्टिलाइजर की खपत होती है उसमें गेहूं, सरसों, कपास और चारा। किन जिलों में ज्यादा खपत होती है, अगर उन आंकड़ों को अगर एक बार देख लेंगे तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर, इन तीनों के डेटा को एक साथ मिलाकर के देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा खपत फर्टिलाइजर और यूरिया की गंगानगर, हनुमानगढ़ में होती है। गंगानगर में 3.5 से 4.5 मेट्रिक टन हर साल में होती है। 3.5 से 4.5 लाख टन की हर साल खपत होती है। हनुमानगढ़ के अंदर 3 से 4 लाख के आसपास टन की खपत रहती है। अलवर में 2 से 2.5 लाख टन की खपत रहती है। भरतपुर में भी इतनी ही 2 से 2.5 लाख टन। कोटा में 1.8 लाख से लेकर के 2.2 लाख टन के लगभग खपत रहती है। बूंदी में 1.5 से 2 लाख टन की खपत रहती है। फिर मीडियम खपत के दायरे में अगर आ जाते हैं तो नागौर 1.5 से 2, अजमेर 1.8 से 1.2 से 1.8 तक, सीकर में 1.2 से 1.6 तक, झुंझुनू के अंदर 1 से 1.5 लाख टन की हर साल की खपत है। कम खपत वाले जिलों की बात करें तो जहां पानी, राजस्थान के अगर जिलेवार डेटा देखते हैं, जहां पानी ज्यादा है वहां यूरिया और फर्टिलाइजर की खपत ज्यादा है, जहां पानी कम है वहां खपत कम है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिलों में कम खपत है। बाड़मेर में 50,000 से 1 लाख टन तक की खपत है हर साल की, और जैसलमेर के अंदर 20,000 से 50,000 टन की खपत है। बीकानेर के अंदर 80,000 से लेकर के 1,20,000 टन की हर साल की खपत होती है। अब सवाल यह है कि अगर फर्टिलाइजर और यूरिया की सप्लाई टूटती है तो फिर पहली बात तो किसान उन फसलों को नहीं बोएंगे जिसमें यूरिया और फर्टिलाइजर की ज्यादा डिमांड रहती है। किसान दूसरी फसलें बोएंगे। इसका असर क्या होगा कि जो किसान देश के अंदर अगर दूसरी फसलें बोने लगते हैं जिसमें फर्टिलाइजर और यूरिया की खपत कम होती है तो फिर देश भर के किसान वही बोएंगे। जब पैदावार बहुत ज्यादा होगी तो फिर किसानों को कीमत नहीं मिलेगी, और जो पैदावार, जिन चीजों की फर्टिलाइजर और यूरिया की कम सप्लाई होने की वजह से किसानों ने कम पैदावार की है, उसकी कीमतें बाजार के अंदर इतनी हाई हो जाएगी कि उसका सीधा आम आदमी की रसोई के बजट पर उनका इंपैक्ट पड़ना तय है। इसके अलावा इंपैक्ट पड़ेगा चीनी के कारोबार पर भी। चीनी के कारोबार पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत हर साल 6 से 10 मेट्रिक टन चीनी का एक्सपोर्ट करता है और उसमें से 30 से 40% इसी गल्फ के रास्ते से होते हुए, अरब सागर के रास्ते से होते हुए हमारा ये कारोबार होता है। यानी कि जो हर 3 में से 1 शिपमेंट हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है चीनी के एक्सपोर्ट की। 2 से 4 मेट्रिक टन का जो हमारा चीनी का एक्सपोर्ट है वो रिस्क में आ सकता है, और अगर रिस्क में आया तो फिर दुनिया के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ेगी, उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। दुनिया के अंदर ब्राजील और थाईलैंड वो देश है जो भारत के एक तरह से चीनी सप्लाई, दुनिया में जो चीनी की सप्लाई के मामले में कॉम्पिटिटर के तौर पर है। तो भारत के अंदर जो गन्ने के किसान हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी चीनी एक्सपोर्ट नहीं होती है तो भारत के अंदर चीनी की कीमतें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी, जिससे उनको कीमतें नहीं मिलेगी। राजस्थान के नजरिए से अगर देखा जाए तो हनुमानगढ़, गंगानगर एरिया में सीमित तौर पर गन्ने की खेती होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो जितनी भी पैदावार है उसकी खपत लोकल स्तर पर ही हो जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले एरिया में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गन्ने की खेती होती नहीं है। लेकिन अगर भारत के अंदर चीनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है, यहाँ बहुत ज्यादा पैदावार होती है, जाहिर सी बात है गन्ने की पैदावार ज्यादा होगी, उससे उतनी ज्यादा चीनी मिलों में कन्वर्ट होने, कारोबार अगर उतनी एक्सपोर्ट नहीं होता है तो इंडिया के अंदर की चीनी बहुत ज्यादा सस्ती होगी, और सस्ती होगी तो उसका असर पड़ेगा गन्ने की कीमतों पर, और गन्ने की कीमतों पर असर पड़ेगा, जो कारोबारी है उनका माल एक्सपोर्ट होगा नहीं। तो गन्ने के जो किसान हैं उनको जो भुगतान है वो भुगतान पहले से ही बड़ा इश्यू रहता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जिस राज्य में गन्ने के भुगतान को लेकर के, वो भुगतान और ज्यादा आगे हो सकता है।
चीनी के कारोबार का राजस्थान पर जरूर सीमित असर है। तो कुल मिलाकर के ईरान और इजराइल के युद्ध का देश के किसानों पर, खेती किसानी के ऊपर बड़ा असर हो सकता है आने वाले समय में। फिलहाल सीधे तौर पर, क्योंकि ये पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट न होने की वजह से तुरंत इस पर इंपैक्ट नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो फिर इसका इंपैक्ट बड़ा हो सकता है। शुक्रिया।